सो ही गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 के सिविक्स के चैप्टर जो कि है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चैप्टर 1 है। तो आइए देखते हैं कि आखिर हमें इसके अंदर क्या बताया गया है। तो यहाँ पर जो आपका पहला टॉपिक है वो कहता है कि आखिर एक देश को कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत क्यों पड़ता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसे हम लोग संविधान कहते हैं। मतलब जिसके अंदर सारे रूल्स और रेगुलेशन जो है लिखे रहते हैं, जो कि एक कंट्री को सही से वर्क करने में मदद करता है। यहाँ पर इंडिया के बारे में बताया गया है कि देखिए 1934 के वक्त तक इंडिया का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, मीन्स कोई संविधान लिखा हुआ नहीं था। तो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था वो डिमांड करता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब कि ऐसे लोगों को चुनना जो कि मिल करके जो है संविधान को लिख सकें, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को लिख सकें। चलिए, इन्होंने 1934 में डिमांड किया, लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार आया, मतलब कि लगभग 1940 के वक्त तक में ये जो बात था अब ये रेस हो गया, मीन्स ये जो है अब थोड़ा सा मौसम पकड़ लिया। इन्होंने सोचा कि नहीं, हमें थोड़ा जल्दी बनाना चाहिए। चलिए, इन्होंने फिर बनाना थोड़ा और फास्ट कर दिया और आखिरकार दिसंबर 1946 तक में बन गया आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देन यहाँ पर आप जो फोटो देख सकते हैं, इसमें आपके जवाहरलाल नेहरू जी भी हैं और यहाँ पर जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो भी मेंबर्स थे, मीन्स जो भी लोग थे, वो सब हैं। उसके बाद क्या हुआ, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तक में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिख दिया। उस समय जो है इंडिया आज़ाद हो चुका था। जितने भी लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था वो जानते थे वैल्यू की, कैसे जो है ब्रिटिश रूल 150 साल चला था, तो फ्रीडम हो गया, इक्वलिटी हो गया, सबका वैल्यू जानते थे। इसलिए उन्होंने सबको जो है एकदम ध्यान में रखते हुए एक अच्छा सा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और इस तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना था। नाउ यहाँ पर आपको एक बहुत ही छोटा बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि देखिए अभी के वक्त में जितने भी कंट्रीज़ हैं उसमें से मैक्सिमम जो कंट्री है उनके पास जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, मीन्स अपना संविधान है। बट एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, मीन्स ऐसे कंट्री जिसके अंदर का जो गवर्नमेंट होता है ना, उसको वहाँ के जो लोग हैं वो मतलब वोट देकर चुनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। बट ये ध्यान दीजिएगा कि किसी कंट्री के पास अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो ज़रूरी नहीं कि वो डेमोक्रेटिक हो। मीन्स डेमोक्रेटिक है तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, बट अगर किसी कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक है। सो आपको ये समझ में आ गया होगा ना। इसके आगे बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके बहुत अलग अलग पर्पस भी हैं। जैसे कि अगर मैं किसी एक देश का एग्जांपल लेता हूँ, तो किसी एक देश में बहुत अलग अलग समाज के लोग होंगे जिनका थिंकिंग भी थोड़ा अलग होगा। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये सारे समाज के लोगों के बारे में सोचता है। मीन्स रूल्स और रेगुलेशन जो बने हुए हैं ना, वो सारे लोगों को मद्देनजर रख के बने हैं, ताकि ऐसा नहीं कि किसी एक आदमी को बहुत अच्छा फैसिलिटी मिल जाए, किसी एक आदमी को मैंने बहुत अच्छा बता दिया और किसी एक आदमी को एकदम ठुकरा दिया, ऐसा नहीं। तो इसलिए जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इस तरह से रूल्स और रेगुलेशन बनाता है ताकि जितने भी लोग हैं किसी को कोई आपत्ति ना आए। मतलब सभी को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि सभी लोग के लिए बेनिफिशियल हो। इवन जो है गवर्नमेंट के लिए भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं ताकि जो गवर्नमेंट है वो भी सही से वर्क कर पाए। तो आप देख सकते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सभी चीज़ों के बारे में जो है सोचकर उसको बनाया गया है। नाउ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं स्टोरी ऑफ नेपाल। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर नेपाल ने क्या गलती की थी पहले। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि नेपाल जो है उसने 1990 में जो है अपना डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश किया, लेकिन ये जो डेमोक्रेसी था ये सिर्फ 12 साल तक ही चला, मीन्स 2002 तक। गलती इसने क्या किया, देखिए राजा का शासन था, मीन्स मोनार्ची था। जब इसने हटाया राजा के शासन को, मोनार्ची हटाया, तो इसको पूरी तरह से हटा देना चाहिए था। बट इसने क्या किया कि राजा के पास थोड़ा पावर रहने दिया। इस तरह से 2002 में जो है अक्टूबर के किंग ज्ञानेंद्र जो कि राजा था, उसने क्या किया, धीरे धीरे करते करते अपना पावर जो है ना फैलाने लग गया, मीन्स सब पे कब्जा करने लग गया। और फिर जो है फरवरी 2005 तक इसने जो है गवर्नमेंट के ऊपर भी अपना एक कब्जा जमा लिया। इसको देखते हुए आपका नवंबर 2005 में जो मोएस्ट एक पॉलिटिकल पार्टी था उसने 12 पॉइंट एग्रीमेंट साइन किया, जिसके अंदर इसने जो भी सब बताया कि कैसे जो है नेपाल ने पहले गलती की थी, राजा के पावर को छोड़ करके, मीन्स पूरा ख़त्म नहीं किया, वो सब का बात हुआ। ये जैसे ही एग्रीमेंट साइन हुआ, लोगों के अंदर फिर से जो है आ गया कि उनको डेमोक्रेसी चाहिए, मतलब उनको वापस से फ्रीडम चाहिए था। वो देख रहे थे कैसे राजा अपना शासन बढ़ा रहा है, इसलिए वो गुस्सा आ गया, उनको फिर से फ्रीडम का अपना चाह हो गया। इस तरह जो है आखिरकार जो किंग था वो 2006 तक जो है पूरी तरह से हट गया।
सो यहाँ पर जो है लिखा है कि जो किंग था उसने थर्ड पार्लियामेंट जो था उसको रिस्टोर कर दिया गया। इसके बारे में डिटेल नहीं दिया गया है कि थर्ड पार्लियामेंट क्या था, लेकिन इसको मैं कह सकता हूँ कि शायद किंग जिसके ऊपर कब्जा जमा था, मैंने बोला कि जैसे गवर्नमेंट के ऊपर कब्जा जमा रहा था तो उसका एक पार्ट हो सकता है, तो उसको उसने क्या कर दिया, तो रिस्टोर कर दिया गया। बाद में किंग ने जो है पॉलिटिकल पार्टी को कहा कि वो जो है गवर्नमेंट मतलब बनाए, मीन्स फॉर्म करें, और उसके बाद जो है 2008 में आपका जो नेपाल था वो एक डेमोक्रेसी बन गया। मीन्स उसने मतलब वहाँ से जो है मोनार्ची पूरी तरह से ख़त्म हो गया और वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया ना। इसी चीज़ को पूरा जो है एक कंक्लूजन यहाँ पर दिया गया है कि देखिए कुछ वक्त पहले तक नेपाल जो था उसमें मोनार्ची था, मीन्स राजा का शासन था। बाद में जो है 1990 में हमने देखा कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन आया नेपाल में, लेकिन आप देख सकते हो कि वहाँ पर जो है जैसे ही डेमोक्रेटिक हुआ नेपाल तो उसने जो है किंग का जो पूरा पावर था उसको ख़त्म नहीं किया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं था। बाद में जो है कुछ प्रॉब्लम आए तो उसके वजह से जो पीपल थे वो वापस से जो है मतलब नहीं होता है कि गुस्सा आ गए और उन्होंने वापस से मूवमेंट शुरू कर दिया 2006 में। और जो है फिर उन्होंने कहा कि अब जो है किंग का पावर को पूरी तरह से ख़त्म कर दो, और उसके बाद जो है उन्होंने जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखना शुरू कर दिया। किंग का पावर ख़त्म हो गया था तो जो नेपाल था वो अब पूरी तरह से जो है डेमोक्रेटिक हो गया था। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हुए इन्होंने ध्यान दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने 1990 में लिखा था उसमें बहुत सारी कमियां थी। उन्होंने उसमें किंग का जो पावर रहता है वो भी छोड़ दिया था। इस वजह से जो है इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ गया। तो यहाँ पर जो इन्होंने सोचा कि ये जो एक अच्छा सा कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे जिसमें जो है ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जिस वजह से इनको फ्यूचर में फिर तकलीफ़ हो। तो इससे देख सकते हो आप अब नेपाल के बारे में ना। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है फुटबॉल मैच का कि देखिए मैच में अगर कोई भी नियम चेंज होता है तो वो दोनों तरफ वाले जो भी प्लेयर हैं उनके ऊपर आपका इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को नेपाल से जोड़ा गया है कि नेपाल में पहले राजा का शासन था, मीन्स मोनार्ची था, लेकिन बाद में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुआ। तो अब सीधी सी बात है कि मोनार्ची में थोड़ा सा नियम अलग था और डेमोक्रेटिक में थोड़ा अलग होगा। तो इसलिए डेमोक्रेटिक के वक्त में जो है ऐसे नियम बनाए गए जो कि बहुत बेहतर हो सभी के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो नेपाल था उसने 2015 में अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडॉप्ट कर लिया, मीन्स उसको पूरी तरह से बना दिया और उसके बाद उसको लागू कर दिया। तो यहाँ पर देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो ये भी बताता है कि आखिर कोई जो कंट्री है उसके अंदर का जो पॉलिटिकल पार्टी हो गया या फिर जो पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, जो गवर्नमेंट हो गया, वो किस टाइप का है। जैसे कि अभी हमने देखा कि 1990 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके अंदर राजा का पावर छोड़ दिया गया था। इवन जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो थे, मीन्स जो एग्जीक्यूटिव हो गए जो कि नियम ये सब बनाते हैं, उनके पास भी पावर था। तो आप देख सकते हो कि उस समय और उसके बाद जो नया नेपाल का जो बना कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर किंग का पावर हटा दिया गया। तो ये जो पावर हटाया गया, ये हल्का सा चेंजेस किया गया, इससे आप डिसाइड कर सकते हो कि वहाँ का जो है गवर्नमेंट कैसा था। देख सकते हो कि पहले किंग का पावर था तो वहाँ पे गवर्नमेंट में थोड़ा सा चेंजेस था, यहाँ पर थोड़ा चेंजेस था। तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये भी बताता है आखिर कि जो कंट्री है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन आप देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि उधर जो कंट्री है वहाँ का गवर्नमेंट का सिस्टम क्या है, वहाँ पर कैसे वर्क करती है गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है कि कोई भी देश का जो गवर्नमेंट है वो कैसे वर्क कर रहा है उस चीज़ को भी। सो कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया कि वो बताता है कि वहाँ का गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रहा है, साथ में डिसीजन मेकिंग वहाँ पे कैसे हो रहा है ना। आप लोग ध्यान दीजिए कि मैंने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर समाज में जितने भी लोग हैं उन सबको ध्यान में रखकर जो है नियम बनाया गया है। अब मान लेते हैं कि मैंने जो है अभी किसी को अपना लीडर चुना, अब वो जो लीडर है अभी तक सही कर रहा है, बाद में उसने अपने पावर का मिसयूज़ किया, तो मैं आखिर उसको कैसे रोकूंगा। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बोलता है कि उसने जो है आखिर ऐसे नियम लगा रखे हैं ताकि जो लीडर है अगर वो पावर का मिसयूज़ करता है तो आप जो है आवाज़ उठा सकें और उसको रोक सकें। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर एक क्लास मॉनिटर का जिसका नाम है सुरेश। उसकी जो मैम है मिसेस राव, ठीक है, वो किसी काम से बाहर जाती हैं। ये जो लड़का रहता है, ठीक है, सुरेश, ये अनिल को बोलता है कि मैं तुम्हारा नाम फंसाऊँगा, ठीक है। जैसे ही मैम आती हैं ये बोलता है कि देखिए मैम, अनिल जो है ये बात कर रहा था, चिल्ला रहा था और जो है मेरा बात भी नहीं सुन रहा था। मैम जो है फिर जाती है अनिल के पास, उसको डांटना शुरू कर देती हैं। अनिल कुछ बोलना चाहता है लेकिन फिर भी जो है उसकी बातों को नहीं सुनती हैं और कहती हैं कि तुम्हें जो है 100 बार लिखना पड़ेगा कि आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर। तो देख सकते हो यहाँ पर एकदम अनफेयर हो रहा है। अनिल बोलना चाह रहा है, उसको बोलने का मौका देना चाहिए था, बट ये मैम नहीं दे रही है उसको मौका। तो यही बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसी वजह से ऐसे नियम बना कर रखा है ताकि अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें आपका लीडर जो है या कोई भी व्यक्ति अगर गलत कर रहा है तो वहाँ पर जो है आपको बोलने का पूरा मौका है, ठीक है। तो यही चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि देखो अगर ऐसा होता है तो आपको बोलने का पूरा मौका है, आपके पास इक्वलिटी है, आपके पास इस चीज़ का राइट है। जैसे कि हमने जो है क्लास 7 में देखा था दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में, ठीक है, कि उनको कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ा था क्योंकि वो एक दलित थे। तो इसी चीज़ को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कहता है कि देखो
यहाँ पर जो है आपका कोई भी कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, जेंडर हो गया, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी चीज़ से कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। यहाँ पर सब इक्वल हैं। तो ये क्या हो गया, एक फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, जो कि है राइट टू इक्वलिटी। और भी फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ आपको एक बताया गया है। तो देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे जो है सबके बारे में सोच कर बनाया गया है, इवन हर सिचुएशन को जो है मतलब दिमाग में रखकर बनाया गया है। नाउ दूसरे पॉइंट को देखते हैं। मान लेते हैं कि अगर कुछ 10 बच्चे हैं, वो 10 बच्चे मिलकर किसी 2-3 बच्चे को जो है पूरा मतलब उसके ऊपर रौब जमा रहे हैं, उसको डांट रहे हैं। उसी का सिचुएशन यहाँ पर दिया गया है कि एक क्लासरूम में गर्ल्स और बॉयज़ हैं। जो गर्ल्स हैं उनका संख्या कम है और बॉयज़ का संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ बताया हुआ है कि देखिए जो बॉय हैं वो क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, लेकिन जो गर्ल्स जो हैं वो बास्केटबॉल खेलना चाह रहे हैं। उनकी जो टीचर रहती है वो कहती हैं कि आप लोग जो है हाथ उठा के ये बताइए कि आप लोगों को क्या खेलना है। सिंपल सा बात है, गर्ल्स का संख्या कम है और बॉयज़ का ज़्यादा है, तो बॉयज़ ज़्यादा मतलब उनका हाथ रेज़ होगा। तो यहाँ पर जो है इस वजह से गर्ल्स बात करते हुए बोलती हैं कि देखो हम लोग की संख्या कम है, इस वजह से हम लोग हमेशा दबा दिया जाता है। यहाँ पर जो है बॉयज़ ज़्यादा है, इसलिए उनकी बातों को सुना जाता है। तो आप देख सकते हो ये मेजोरिटी और माइनॉरिटी वाले चीज़ को, कि मेजोरिटी मतलब जिसका संख्या ज़्यादा है और माइनॉरिटी मतलब जिसका संख्या कम है। तो यहाँ पर बॉयज़ का संख्या ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ बॉयज़ है उन्हीं का बात चल रहा है, और इस वजह से गर्ल्स को जो है उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो है जो गर्ल्स हैं, जो कि माइनॉरिटी है, मीन्स उनकी संख्या कम है और बॉयज़ की ज़्यादा है, तो गर्ल्स का जो डिमांड है वो फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है। इस वजह से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज़ को भी मतलब बताता है कि अगर कोई आदमी माइनॉरिटी है, मीन्स उसकी संख्या कम है, तो उससे भी जो है पूरा मौका मिलना चाहिए, मीन्स अपने बातों को रखने का, उसका भी जो डिमांड है वो पूरा होना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि अगर एक कम्युनिटी जो है दूसरे कम्युनिटी को कर रहा है डोमिनेंट, मीन्स दबाव डाल रहा है, उसको नीचा दिखा रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। मतलब कि यहाँ पर देख सकते हो बॉयज़ जो है वो गर्ल्स पे दबाव डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन हो गया, मीन्स गर्ल्स का जो बॉयज़ का कम्युनिटी है वो गर्ल्स के कम्युनिटी पे दबाव डाल रहा है। नाउ एक और आता है आपका कि अगर एक ही कम्युनिटी में जो है आदमी रहने वाले अपने से जो है कमज़ोर को दबाव डालें, जैसे कि एक ताकतवर लड़का अपने ही क्लास के एक कमज़ोर से लड़के को मतलब नहीं होता है, दबाव डाल रहा है उसके ऊपर, तो वो आपका इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन आ जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बनाता है कि ये डोमिनेशन में आने वाले जो भी लोग हैं उनको भी जो है इक्वलिटी दिया जाए, उनके भी बातों को सुना जाए, उनका भी डिमांड पूरा किया जाए। ये हो गया। नाउ एक चीज़ और बोला गया है थर्ड सिग्निफिकेंट के बारे में, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें खुद से बचाता है। हाँ, बहुत अजीब लग रहा हो कि हमें वो खुद से कैसे बचाता है। तो यहाँ पर एक सिचुएशन दिया गया है। यहाँ पर एक लड़की है शबनम, ठीक है, उसका एग्ज़ाम है अगले दिन, वो 2 चैप्टर नहीं पढ़ी हुई है, लेकिन वो देख रही है कि रात हो गया और उसका जो है फेवरेट जो टीवी प्रोग्राम होता है वो आने वाला है। अब जो है वो सोचती है कि अगर वो प्रोग्राम नहीं देखती है तो चैप्टर कंप्लीट कर लेगी, लेकिन उसको प्रोग्राम अच्छा लगता है देखना, तो अपनी मम्मी को कहती है कि आप लोग एक काम कीजिए कि आप लोग भी इस प्रोग्राम को मत देखिए, मीन्स आप लोग टीवी ऑफ ही कर दीजिए, ताकि मैं भी जो है मतलब नहीं, मुझे ऐसा अजीब ना लगे कि मैंने नहीं देखा। और इस तरह क्या करती है, तो ये टीवी नहीं देखती है और चली जाती है पढ़ने। अगले दिन एग्ज़ाम में देखती है कि जो ये 2 चैप्टर नहीं पढ़ने वाली थी, ठीक है, लेकिन बाद में इसने पढ़ लिया, उसी 2 चैप्टर से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आया। तो आप देख सकते हो कि कैसे जो है यहाँ पर इसने जो डिसीज़न लिया उसने इसको बचा दिया, वरना अगर वो नहीं पढ़ती तो हो सकता था कि उसके मार्क्स कम हो जाते। सो देख सकते हो कि शबनम के लिए जो है आपका डिसीज़न बनाना थोड़ा मुश्किल था, बट उसने सही डिसीज़न लिया। लेकिन सोचो अगर कंट्री में कुछ रहने वाले लोग हैं, वो अगर ऐसा सोचने लग जाए कि जो गवर्नमेंट है वो सही से नियम का पालन नहीं करवा पा रही है, इस वजह से जो है उन्हें डिक्टेटरशिप ला देना चाहिए, मतलब जिसके अंदर वो किसी एक आदमी को पावर दे दे और जो है आपका वो सारा जो नियम है वो मनवाए। और ऐसा थिंकिंग सिर्फ कुछ लोग का हो, मान लेते हैं सिर्फ कुछ लोग का। तो सोचो वो लोग तो खाली ये सोच रहे हैं कि डिक्टेटरशिप में कोई व्यक्ति आएगा और अपने नियम का पालन करवा देगा, लेकिन वो लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि फ्यूचर में हो सकता है कि वही व्यक्ति कुछ गलत डिसीजन भी लेने लग जाए, और उसके बाद तो उसको इतना पावर हो जाएगा कि वो आप सबसे वो काम करवाएगा ही करवाएगा। तो इस वजह से जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि वो इतनी ईजिली चेंज नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों ने चाहा और कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दिया, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि देखिए हो सकता है कुछ लोग डिसीजन ले रहे हो बिना सोचे समझे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, जैसे कि कुछ लोगों ने सोचा कि डिक्टेटरशिप लाने का, ये बिना सोचे कि फ्यूचर में वो बहुत घाटा कर सकता है या फिर बहुत घाटा करेगा। इस वजह से जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसा भी नहीं है कि आप सडनली उसको एकदम हटा सकते हो। तो इस वजह से यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम भी मिलता है सोचने का कि फ्यूचर के लेकर कि आप गलत तो नहीं ले रहे हो ना डिसीज़न। तो ये हो गया। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि 20वीं सेंचुरी में इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो एक्टिव हो गया। मतलब जितने भी इंडिया के लोग थे ना, वो लोग ब्रिटिश रूल से आज़ादी पाने के लिए स्ट्रगल करने लग गए।
जिस वक्त ये लोग जो है फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे उस समय इनके दिमाग में एक ख्याल आ रहा था कि जब इनका देश आज़ाद हो जाएगा तो ये लोग जो है कौन कौन से नियम कानून बनाएंगे जिससे कि आने वाला जो भी रूलर हो वो इनके ऊपर अत्याचार ना कर सके और इनको फ्रीडम भी मिले। क्योंकि जो ब्रिटिश रूल था ना उसमें इन लोग के ऊपर दबाव बनाया जाता था कि कोई भी नियम का पालन करने के लिए इनको आज़ादी नहीं था। इसलिए जो है ये लोग बाद में सोचना शुरू किया और इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो है इंडिया को एक डेमोक्रेसी बनाएंगे, मतलब जो भी आने वाला रूलर है ना उसको ये लोग खुद चुनेंगे, मीन्स वोट के द्वारा। बाद में जो है इन्होंने ये भी सोचा कि ऐसे नियम कानून बनाएंगे जिससे कि वो जो रूलर है वो अपने ताकत का गलत इस्तेमाल ना कर सके और साथ में इन लोगों को फ्रीडम मिल सके, इक्वलिटी मिल सके। फिर बाद में क्या हुआ, इन्होंने ये सोचना शुरू किया, प्रोसेस शुरू किया कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है ये कैसे बनाएंगे और रूल्स और रेगुलेशन को किस तरह से लिखेंगे, कौन कौन से चेंजेस लाएंगे, क्या क्या मतलब रूल्स और रेगुलेशन में ऐड करेंगे। तो ये जो रूल्स और रेगुलेशन लिखने का जो बात है इसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है तो सारे रूल्स और रेगुलेशन है। तो इस तरह से ये था एक ओरिजिन कि किस तरह से इन्होंने रूल्स और रेगुलेशन को लिखना चाहा, जिससे अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बारे में तो इन्होंने सोच लिया, बट उसको लिखने के लिए लोग भी तो चाहिए थे। तो यहाँ पर जो है 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया, जिसमें लगभग 300 लोग उसके मेंबर थे। और ये जो 300 लोग थे ये लोग 3 साल तक एक दूसरे से जो है कुछ कुछ वक्त और मिलते थे और कॉन्स्टिट्यूशन लिखते थे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लिखना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इंडिया में जो है बहुत सारे अलग जो है कम्युनिटीज़ के लोग हैं जो कि अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, साथ में उनका अलग धर्म है। तो इस वजह से इन लोग को ऐसा नियम कानून बनाना था जिससे कि सारे कम्युनिटीज़ वाले लोग हैं वो सब संतुष्ट हो जाएं, मतलब किसी को भी कोई आपत्ति ना हो ना। दूसरा क्या था कि उस समय बहुत उलझन चल रहा था, उस समय इंडिया पाकिस्तान जो है वो अलग होने वाला था। साथ में कुछ प्रिंसली स्टेट में जहाँ पर प्रिंस ये सब राज करते थे उनका समझ नहीं आ पाता कि वहाँ पर कौन सा नियम बनाया जाए, वो लोग खुद कंफ्यूज थे अपने फ्यूचर को लेकर। इवन जो इसके बाद इतना गरीबी छाई हुई थी, मतलब सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम था लोगों के बीच में, तो इन सब चीज़ को देख के नियम बनाया था जिससे कि सारे चीज़ जो है सॉर्ट आउट हो जाए। तो ये सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक जो है फाइनल डॉक्यूमेंट बनाया गया, मीन्स 3 साल लगे इसको बनाने में। और उसमें जो है ये सारे नियम बनाए थे जिससे कि जो भी सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो हट जाए। साथ में जो आपका रूलर होगा उसको आप लोग खुद जो है वोट देकर चुने। इस तरह और भी कुछ नियम बनाए ना। इसके आगे आपको 2 फोटो दिया गया है, ठीक है। जो फर्स्ट फोटो है उसमें दिखाया गया है जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर जो थे वो सब एक जगह हैं, जो कि है एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर वो लोग इस नियम को लगाएंगे तो फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो फर्स्ट फोटो में सिर्फ इतना ही था। सेकेंड फोटो में आप देख रहे हो वो है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। इनको जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे और इनका ये मानना था कि जितना भी सेक्टर हो, लाइक गवर्नमेंट हो या फिर सिविल सर्विस हो, वहाँ पर हिंदू कास्ट के ऑफिसर जाता है। और इस वजह से ये ऐसा सोचते थे कि जितने भी लॉ हैं वो सब आपके हिंदू के हाथों में हो गया, तो कहीं इस वजह से शेड्यूल कास्ट वाले लोग जो है उनके अंदर डर का भावना ना आ जाए। तो इन्होंने क्या किया, सोचा कि शेड्यूल कास्ट वाले के लिए कुछ ऐसा नियम लगा दे जिसे हम लोग जैसे अभी आरक्षण बोलते हैं, ठीक है, जिस वजह से वो लोग भी जो है आपका गवर्नमेंट या फिर सिविल सर्विस में उनका सीट फिक्स हो जाए कि वो लोग भी वहाँ पर जो है अपना भागीदारी कर सकें और इस तरह से उनके हाथों में भी कुछ लॉ या फिर ये सब आ सके। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से मतलब इन्होंने जो है शेड्यूल कास्ट वाले लोग हैं उनके लिए ऐसा आरक्षण बनाया। सो ये तो यहीं तक था। अब आते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स पे। तो पहला नंबर पे आता है फेडरलिज्म। तो यहाँ पर मैं कहूँ कि अगर इंडिया में सिर्फ एक गवर्नमेंट हो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर उसको फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, तो क्या वो एक गवर्नमेंट दिल्ली में अगर रहता है तो वो क्या हर कोने पे इंडिया की नज़र रख पाएगा? तो ऐसा बात है नहीं, ठीक है। तो इस वजह से जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट बनाया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है तो वो पूरा एक कंट्री के स्तर पर देखता है, वो नियम बनाता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने स्टेट को देखता है, लाइक इंडिया में जितने भी स्टेट है उसके स्टेट गवर्नमेंट होता है, तो वो देखता है कि वहाँ पर जो लॉ की जरूरत है वो बनाता है। और लोकल गवर्नमेंट जैसे कि स्टेट के अंदर सिटी हो गया आपका, फिर उसके अंदर आपका विलेज हो गया, जैसे विलेज में पंचायत होता है, तो वो सब क्या है तो वो लोग उस आधार पर जो है अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट बना तो इनको भी कुछ पावर चाहिए ताकि ये भी अपना रूल्स रेगुलेशन बना सके। तो इस वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी इनको भी पावर दिया गया है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड पावर, बल्कि सिर्फ उतना पावर जितना इनको ज़रूरत है।
साथ में इनको पैसे भी चाहिए खुद को मैनेज करने के लिए हर चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए इनको भी जो है पैसे जो है ये मतलब प्रोवाइड होते हैं। तो आप समझ सकते हो जो एक लौता सेंट्रल या फिर फेडरल गवर्नमेंट है वो हर जगह नज़र नहीं रह सकता है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट बनाया गया है और लोकल गवर्नमेंट बनाया गया है, ताकि एकदम छोटे से छोटे जगह पर भी जो है नज़र रखा जा सके, वहाँ के लिए जो है नियम बनाया जा सके। और इन लोग के पास जो होता है स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के पास ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड पावर होता है, वहाँ पर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है लिखा गया है कि आपको इतना पावर मिल सकता है, आप ये चेंजेस कर सकते हैं, सिर्फ उतना ही। और इसका भी जो चीज़ है ना, ये आप आगे आने वाला जो क्लासेस है 9th या 10th में इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो। तो ये हो गया आपका फेडरलिज्म। ना इसके आगे हम लोग आते हैं। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, इसमें ईजी में ये समझिए कि यहाँ पर सबको अधिकार है, जो भी अगर रिप्रेजेंटेटिव खड़ा है उसको वोट दे देने का, मीन्स उसके मन चाहे अगर वो जिसको भी चाहे वोट देने का। तो यहाँ पर देखिए जो श्री A.K. अय्यर थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जो अडल्ट सफरेज है, मीन्स राइट टू वोट, जैसे कि जो भी 18 या 18 से ऊपर के हो जाते हैं उनको वोट देने का राइट है, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सक्सेस है। क्योंकि देखिए चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो अमीर हो, किसी भी कास्ट हो, सबको देने का मतलब अधिकार है वोट देने का। इस वजह से यहाँ पर एकदम इक्वलिटी रहती है, यहाँ पर सभी लोग वोट देते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो है कोई भी मतलब नहीं बोलते हैं कि भेदभाव नहीं रहता है। इस वजह से ये कहते हैं कि ये जो वोटिंग सिस्टम है ये सबसे अच्छा सिस्टम है, इसमें सबको संतुष्ट भी रहता है, किसी को भेदभाव नहीं रहता है। और इस वजह से ये जो है आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सक्सेस भी है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, तो आपको ये अधिकार है कि आप वोट दे सकते हो। ये बस इतना ही था। तो आप देखते हैं इसके आगे। अब आता है सेपरेशन ऑफ पावर। इसको ईजी में समझो तो यहाँ पर पावर का बंटवारा हो जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके हिसाब से गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जो लेजिस्लेचर होता है ना, उसे हम लोग वोट देकर चुने हुए रहते हैं। मान लो लेजिस्लेचर ने ये देखा कि अगर इस जगह पर ये कानून में लगा दूँ तो वहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा। चलो उसने सोच तो लिया कि उस कानून को लगाने के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं उसने सोचा और उसने खुद ही लगा दिया। नहीं, वो बस सोच सकता है कि वो लगाएगा तो फ़ायदा होगा। लगाने का काम किसका है, तो एग्जीक्यूटिव का। तो देख सकते हो यहाँ पे पावर बट गया, वो खाली सोच पा रहा है लेकिन लगा कौन रहा है, एग्जीक्यूटिव। मान लो उसने एग्जीक्यूटिव के पास ये बिल पास किया, मीन्स उसको बताया कि ये नियम लगाने से फ़ायदा हो सकता है, तो एग्जीक्यूटिव ये पूरा रिसर्च करेगा उस चीज़ को लेकर। अगर वो देखता है कि चलो फ़ायदा हो रहा है तो वो लगा देगा, अगर वो देखता है कि नहीं इससे नुकसान हो जाएगा तो वो नहीं लगाएगा और बोलेगा कि आप इसमें सुधार कीजिए। मान लो कि कभी एग्जीक्यूटिव ने नियम कोई लगा दिया और वो बाद में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया और लोग गुस्सा हो गए गवर्नमेंट से, तो उसको सॉल्व करने के लिए आता है जुडिशरी। जुडिशरी मीन्स जज ये हो गए, ठीक। सो जुडिशरी क्या करता है, तो बस प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम। हो सकता है गवर्नमेंट और लोग के बीच का जो मतभेद हो, लाइक गवर्नमेंट ने किसी नियम को लगा दिया, लोग को पसंद नहीं आया तो, या फिर लोगों के बीच में का खुद का जो मतभेद हो, उस चीज़ को ये सॉल्व कर। ना यहाँ पर जो है आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताया गया है कि आपके इस चैप्टर में जो है स्टेट वर्ड जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। बट ये जो स्टेट वर्ड है ये स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, यहाँ पर इसका मीनिंग कुछ और है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कंट्री और स्टेट का डिफरेंस बताइए, तो आप लोग कहोगे कि जो स्टेट है वो कंट्री का एक हिस्सा है, ठीक है ना। वही अगर मैं आपसे पूछता हूँ साइंस के व्यू में कि मैटर जो है उनके स्टेट्स बताइए, तो आप लोग कहोगे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। तो देखो वर्ड स्टेट ही है, एक ही वर्ड है, बट इसका जो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू में अलग अलग मीनिंग हो गया। साइंस में कुछ और हो गया और यही मैंने कंट्री और स्टेट का पूछा तो कुछ और हो गया। सेम चीज़ यहाँ पर आता है। यहाँ पर जो स्टेट का मीनिंग बताया गया है वो आपका किस व्यू में है, तो यहाँ पर राजनीतिक के व्यू में है, मीन्स पॉलिटिक्स के। तो यहाँ पर स्टेट क्या बताता है, एकदम ध्यान से सुनना। यहाँ पर स्टेट बताता है किसी जगह का, लाइक इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, कोई भी जगह हो, वहाँ पर किस तरह का राजनीतिक संस्था है, मीन्स वहाँ का जो गवर्नमेंट है उसमें पॉलिटिक्स किस टाइप का है। सिंपल है बताऊँ तो इंडिया में अगर आप देखोगे तो इंडिया में क्या है, तो यहाँ पर आपका डेमोक्रेटिक है। लेकिन भाई अगर नेपाल की बात करूँ 1990 की पहले की, तो वहाँ पर क्या था, मोनार्की था। तो सीधी सी बात है, क्या बता रहा है यहाँ पर स्टेट पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। मतलब कि ये क्या बताता है कि किसी जगह का, लाइक कोई भी कंट्री हो गया, उसका अवस्था कैसा है पॉलिटिक्स का। यहाँ पर स्टेट का एक और आपको समझाऊं, देखिए डेमोक्रेटिक में क्या आता है कि इसके अंदर आपका प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रेसिडेंट होगा, ये सब होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, और भी एग्जाम्पल्स में बहुत सारा आ गया। तो इसको हम लोग खुद जो है मतलब चुनते हैं ना। अब मैं आपसे बोलूं कि जो ये पोस्ट है प्राइम मिनिस्टर का, ये तो हमेशा के लिए ऐसा ही रह जाएगा। लेकिन क्या आदमी हमेशा
एक ही रहेगा प्राइम मिनिस्टर की जगह पर? तो नहीं, आप क्या कहोगे कि अभी मोदी जी की सरकार है, मीन्स जो गवर्नमेंट किसकी है, तो मोदी जी की है। हो सकता है कि 5 साल बाद किसी और आदमी आ जाए वहाँ पर, मीन्स सरकार किसी और आदमी का हो जाए और प्राइम मिनिस्टर कोई और बन जाए। इस तरह फिर हो सकता है उस 5 साल बाद जो हो सकता है कि कोई और प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो देखिए यहाँ पर इंसान जो है ये चेंज हो रहा है, मीन्स जो गवर्नमेंट है ये हर 5 साल पर चेंज हो रहा है, यहाँ पर लोग बदल रहे हैं। बट जो ये पोस्ट है, मीन्स ये प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है, या फिर जो राजनीतिक जो पॉलिटिक्स का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि एक प्राइम मिनिस्टर होंगे ही होंगे, एक आपके प्रेसिडेंट होंगे ही होंगे, एक आपके फाइनेंस मिनिस्टर होंगे ही होंगे, वो आपका चेंज हो रहा है क्या? तो नहीं, वो आपका बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। तो बस इतना ही बताना चाह रहा होगा। स्टेट क्या है, तो ये बस आपका बताता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिटिक्स का, कि वहाँ पर पॉलिटिकल जो है इंस्टीट्यूशन किस टाइप का है। मीन्स क्या हो गया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिटिकल या फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का बताता है। तो इसमें आपका हो गया कि प्राइम मिनिस्टर का एक पोस्ट होना, प्रेसिडेंट का ऐसा का पोस्ट होना। लेकिन वही हो सकता है कि जो गवर्नमेंट क्या होता है तो ये चेंज होता रह सकता है, मीन्स ये अनफिक्स्ड है। बट जो स्टेट है ये फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो अवस्था बताया जा रहा है किस चीज़ का, तो पॉलिटिकल आपका इंस्टीट्यूशन का। तो ये आपको समझ में आ गया। चलते हैं अब आगे वाले टॉपिक पे। सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ना। हम लोग अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक पे। तो यहाँ पे फंडामेंटल मतलब होता है बेसिक, मीन्स ऐसे अधिकार जो सबको दिए गए हैं, सारे लोगों के पास हैं। जब लिखा जा रहा था ना कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पर लोगों के अंदर से एक इनर वॉइस, मतलब अंदर से एक फीलिंग आ रहा था कि हमें कुछ ऐसे भी अधिकार मतलब देने चाहिए लोगों को जो कि उनके लिए ज़रूरी हो। तो इसलिए यहाँ पर कुछ उनको अधिकार दिया गया है। जैसे कि पहला क्या है, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी का मतलब हो गया कि सारे लोग जो है मतलब सारे एक समान है, मतलब कोई छोटा बड़ा नहीं। यहाँ पर कहने का मतलब वो कि अगर कोई दूसरा लैंग्वेज बोलता है तो ऐसा नहीं कि हम लोग उसको बोले कि नहीं ये तो दूसरा लैंग्वेज बोलता है और उसके साथ मतलब मिसबिहेव करें या फिर उसको नीचा दिखाएं। इसलिए यहाँ पर क्या है, राइट टू इक्वलिटी मतलब क्या, सभी एक समान है। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम मतलब कि अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं, लाइक आपको जॉब करने का मन कर रहा है, फिर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं या फिर कोई अदर काम जो हो गया, ठीक है, तो आप जो है फ्री है उस काम को करने के लिए ना। उसके बाद क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर कहीं गलत हो रहा है, जैसे कि कहीं छोटे बच्चे से मजदूरी कराई जा रही है, बहुत छोटा बच्चा है, ठीक है, या फिर कोई और चीज़ जो है जो कि गलत हो रहा है सोसाइटी में, तो आप जो है उसके प्रति आवाज़ उठा सकते हैं कि उसके साथ गलत हो रहा है या फिर ये व्यक्ति गलत कर रहा है, या फिर अगर गवर्नमेंट भी अगर कहीं गलत करती है तो आप उसके प्रति भी आवाज़ उठा सकते हैं ना। इसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मीन्स गवर्नमेंट के अनुसार जो है आप फ्री हो अगर आप दूसरा रिलीजन अपनाना चाहते हो तो ना। इसके बाद क्या है, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। मान लेते हैं किसी जगह पर हिंदू लोग 90% हैं और वहीं पर 10% कुछ बंगाली लोग भी हैं। तो अगर वो 10% लोग चाहते हैं कि उनके लिए उनका लैंग्वेज का स्कूल हो इस टाइप से, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि स्कूल बनवा सकते हैं, उनको कोई रोकेगा नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो है आपको एजुकेशनल और कल्चर राइट मिल रहा है कि अगर आप किसी भी कल्चर से हो और अगर आप एजुकेशन के लिए किसी के लिए भी स्कूल बनवाना चाहते हो तो आप जो है बनवा सकते हो बेझिझक। तो ये हो गया कि चलो एजुकेशन कल्चर राइट। इसके बाद आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसमें सिंपल ये है कि अगर आपको ऐसा लगे कि आपको किसी भी राइट्स को जो है नकारा जा रहा है या फिर आपको नहीं मिल रहा है, जैसे कि आप कहीं काम करवाने गए और आप देखिए कि आपको इक्वलिटी नहीं मिल रहा है या फिर आपको किसी चीज़ के लिए फ्रीडम नहीं मिल रहा है, तो आप उसके प्रति आवाज़ उठा सकते हो। मीन्स आप उसके प्रति कोर्ट में जाकर भी ये सब कह सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। सो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमें क्यों दिया गया और इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो एक तो रीज़न है आपका ब्रिटिश रूल। हमने अभी जस्ट देखा था कि ब्रिटिश जो थे वो कोई भी नियम बना देते और बोलते कि नहीं उसका पूरा पालन करना ही है। तो इसी बात को लेकर ऐसा मतलब आपको फंडामेंटल राइट्स दिया गया कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, अगर आपका गवर्नमेंट जो है आपको फोर्स ना कर पाए कोई चीज़ करने के लिए ना। सेकंड क्या था, सोसाइटी में जो भी माइनॉरिटी लोग थे, मतलब जिनकी संख्या कम थी दूसरे के मुकाबले, तो उनको दबा दिया जाता था, उनका बात नहीं माना जाता था। इस वजह से ये जो ब्रिटिश रूल हो गया, मीन्स रूलर का जो शासन था उसको देख के और सोसाइटी को देखकर जो है नियम ऐसा बनाया गया जिससे कि सभी लोग जो है एक बराबर रहें और कोई भी अपने पावर का, कोई भी रूलर अपने पावर का दुरुपयोग ना कर पाए ना। जो डॉक्टर अंबेडकर जो थे उनका फंडामेंटल का जो 2 ऑब्जेक्टिव था, पहला क्या था कि ये सारे सिटीजन को मिलना चाहिए, मतलब ऐसा राइट आप बनाओ जो कि सभी सिटीजन्स के लिए एक बराबर हो। ऐसा नहीं कि किसी सोसाइटी को ज़्यादा फायदा पहुँचे और किसी को नुकसान हो जाए ना। इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि मान लेते हैं कोई रूलर है और वो नया नियम लगाना चाहता है,
तो उसको कुछ ऐसे प्रोसेस दे दिए गए हैं कि अगर आप इस प्रोसेस को पूरा पास करते हो तो आप नियम लगा पाओगे, नहीं तो नहीं लगा पाओगे। इसको अगर मैं बताऊं तो फंडामेंटल राइट तो हमें तो दिया ही गया, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेक्शन बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब कुछ ऐसे नियम बना दिए गए हैं जिससे कि अगर कोई, जैसे गवर्नमेंट हो गया, अगर कोई वो नियम लगाना चाहता है तो उसको ये सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेंगे, और अगर वो फॉलो करके दिखता है कि चलो सब सही रहा तब नियम लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। और ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाले लोगों ने इसलिए इसको डाला था जिससे कि कोई रूलर जो है वो कोई भी गलत नियम ना लगा दे, मतलब इस सब चीज़ को इंश्योर करने के लिए ना। इसके आगे हम लोग आते हैं आपके लास्ट टॉपिक पे, जो कि है सेक्युलरिज्म। इसमें लिखा हुआ है अ सेक्युलर स्टेट। देखिए यहाँ पर स्टेट वर्ड आया, तो इसका मतलब राज्य से नहीं है। यहाँ पर जो स्टेट का मतलब है वो है कि किसी जगह का, वहाँ का जो राजनीतिक संस्था के बारे में बात किया जा रहा है। जैसे कि हम लोग अभी बात किए थे स्टेट के बारे में कि इंडिया में कौन सा राजनीतिक संस्था है, तो इसके अंदर डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट हो गए, इसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब होते हैं। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि किसी भी जो जगह का स्टेट, मतलब कि वहाँ का जो राजनीतिक संस्था होता है वो किसी भी आपका रिलीजन हो गया, मीन्स जो धर्म हो गया, उसको प्रमोट नहीं करता है। मतलब इसके सामने सभी लोग बराबर हैं। जैसे राजनीतिक संस्था में सभी चीज़ आते हैं जो भी राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए राजनीतिक में चाहे कुछ भी हो, वहाँ पर किसी भी आप धर्म को प्रमोट नहीं करते हैं और सभी आपके लिए इक्वल होते हैं। तो ये हो गया आपका सेक्युलरिज्म के बारे में, ठीक है ना। इसके आगे क्या बताया, अभी हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमें पता चल जाता है कि वहाँ पर गवर्नमेंट कैसा है। जैसे हमने नेपाल में देखा था पहले कि 1990 में नेपाल जो था वहाँ पर मोनार्की का भी जो पावर है वो रहने दिया गया था, मतलब जो किंग था उसका ये पावर रहने दिया गया था। लेकिन वही इंडिया में क्या था कि इंडिया में उस समय किंग का पावर बिल्कुल नहीं था, मीन्स कोई भी ब्रिटिश इस सब का पावर नहीं था। तो इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये आप देख सकते हो दोनों जगह थोड़ा अलग था, क्योंकि एक जगह क्या था कि जो किंग था उसका पावर थोड़ा रहने दिया गया था नेपाल में, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था। यहाँ पर प्योर आप कह सकते हो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा चेंज से आप बोल सकते हो कि हाँ थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अलग है दोनों जगह का। और जब कॉन्स्टिट्यूशन अलग है तो वहाँ का सीधी सी बात है कि वहाँ का जो राजनीतिक संस्था होगा, मतलब वहाँ का जो एक पॉलिटिक्स का पूरा सिस्टम होगा वो भी थोड़ा अलग होगा। एक जगह पर राजा को थोड़ा पावर दिया गया तो वो भी अपने पावर को इस्तेमाल करेगा, और वही इंडिया में राजा ये सब का कोई पावर नहीं, यहाँ पर प्योर आपका डेमोक्रेटिक है, तो ये थोड़ा सा अलग होगा। तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इससे भी हमें पता चलता है कि आखिर एक जो देश है उसमें किस तरह का राजनीतिक संस्था। सो इस वीडियो से भी इतना ही। तो आशा करूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो यार जाने से पहले सब्सक्राइब बटन के साथ या तो आप कुश्ती करो या कुछ भी करो, उसको दबा दो, और जो है बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।